ट्रांसलेटर एएस नॉवल वर्स ऑडियो एक्सट्रैक्शन एएस नॉवल बॉय 1.0। स्वागत है आप सभी का एएस नॉवल वर्स पर। कल्पना की एक ऐसी दुनिया जहां साए भी बातें करते हैं और हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। आज हम लेकर आए हैं डेमन स्लेव की डार्क फैंटेसी का एक रोमांचक अध्याय। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और खो जाए इस अनकही दास्तां में। ट्रांसलेटर एएस नॉवल वर्स ऑडियो एक्सट्रैक्शन एएस नॉवल बॉय 1.0। जब हम हवेली वापस आए तो सबसे पहले हमने वे कपड़े बदले। वे भले ही शानदार रहे हों, लेकिन वे निश्चित रूप से आरामदायक नहीं थे। उन कपड़ों से बाहर निकलने के बाद हम फिर से कमरे में इकट्ठा हुए और सिसिलिया भी हमारे साथ जुड़ गई। बेरनिस रोज द्वारा विदा किए जाने से पहले नौकरानियों ने चाय और कुछ नाश्ता परोसा, लेकिन उनके जाने के बाद हम में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। बेरनिस रोज बस शांति से अपनी चाय की चुस्कियां लेती रहीं, जबकि हम दोनों उनके सामने बैठे रहे। अंत में उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो। मैंने गंभीर नज़र के साथ कहने से पहले सिर हिलाया, आपने मुझे बैरन क्यों बनाया? बेरनिस रोज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय मेरी ओर एक जिज्ञासु नज़र से देखा। क्या तुम बैरन नहीं बनना चाहते थे? मेरे पति नहीं बनना चाहते थे? मैं इससे हैरान हुए बिना नहीं रह सका, खासकर इसलिए क्योंकि मैं चौंक गया था कि वह इस तरह से प्यारा व्यवहार कर रही थीं। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने अतीत में किया होता, या कम से कम वह जिसे मैं जानता था ऐसा नहीं करती। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह बदल गई हैं, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता था कि वह कैसे बदली थीं। लेकिन मैं खुद को उनकी इस गति में गिरने नहीं दे सकता था। मैंने खांसते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं वह नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए यह बहुत जल्दी है, क्या आपको नहीं लगता? बेरनिस रोज ने यह सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस अपनी चाय की एक और शांत चुस्की ली। मैं देख सकता था कि उनका इस बात का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने ये कहते हुए दबाव डालना जारी रखा, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ करना कितना खतरनाक है। न केवल मेरे लिए बल्कि नई बेरनिस के रूप में आपके लिए भी। ऐसा कुछ करने से आपकी अपनी स्थिति अस्थिर हो जाएगी और आपके लिए बेरनिस के रूप में कार्यभार संभालना कठिन हो जाएगा। बेरनिस रोज ने मेरी शिकायतें सुनते हुए शांति से अपनी चाय पी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने चाय नीचे रख दी। जिस तरह से उन्होंने इसे नीचे रखा वह थोड़ा कठोर था, इसलिए एक जोरदार आवाज़ गूंजी। जैसे ही यह जोरदार आवाज़ गूंजी, मैं उन शब्दों को निगलने से खुद को नहीं रोक सका जो मैं कहने वाला था और बस अपना मुंह खुला रखकर खड़ा रहा। बेरनिस रोज ने मेरी ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में पहले जैसी कोमल नज़र नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा रूप प्रकट किया जिससे मैं हमारे साथ बिताए समय से अधिक परिचित था। यह एक ऐसी नज़र थी जिसमें अंधेरे का एक अंश था, लेकिन यह मुख्य रूप से एक प्रकार की ईर्ष्या से भरी थी। मेरी ओर इस तरह देखते हुए उन्होंने कहा, अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो कौन जानता है कि कितनी लड़कियां तुम्हारी ओर खींची चली आएंगी। ये सुनकर मैं और भी स्तब्ध रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह ईर्ष्या करेगी। वह सामान्य रूप से अपनी भावनाओं को बहुत सुरक्षित रखती थी, इसलिए उनका इस तरह व्यवहार करना वास्तव में चौंकाने वाला था। मैंने एक अजीब सा भाव प्रकट करते हुए कहा, आप जानती हैं कि ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हालांकि मैंने ये कहा, लेकिन मेरी आवाज़ के अजीब लहजे से यह स्पष्ट था कि मेरा वास्तव में वह मतलब नहीं था। लेकिन मेरा वह मतलब हो भी नहीं सकता था। ये भगवान द्वारा मुझे दिया गया मेरा अनमोल नया जीवन था, इसलिए मैं इसे वैसे ही जीना चाहता था जैसे मैं जीना चाहता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे उस एच गेम की दुनिया में भेजा गया था जिसमें मैं तब होना चाहता था जब मैं पृथ्वी पर था। अभी भी बहुत सी चीज़ें थीं जो मैं इस दुनिया में करना चाहता था, कई महिलाएं जिनसे मैं मिलना चाहता था और जिनके साथ सोना चाहता था। मैं इतनी जल्दी बंधना नहीं चाहता था। बेरनिस रोज ने यह सुनकर अपनी आंखें और भी सिकोड़ लीं, लेकिन फिर अंत में उन्होंने एक आह भरी। फिर उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ बल प्रयोग करना केवल तुम्हें चोट पहुंचाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी ओर अधिक देखोगे। उन्हें मेरी ओर इस तरह देखते हुए देखकर मेरा दिल कांपने से नहीं रह सका। आखिरकार ये कहना झूठ होगा कि मैंने उनके प्रति कुछ महसूस नहीं किया, इसलिए मैं अनजाने में कहने से खुद को नहीं रोक सका, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर बेरनिस रोज ने अचानक खड़े होने से पहले एक हल्की मुस्कान बिखेरी, जिससे हम दोनों हैरान रह गए। फिर एक और झटके में वह मेज पर रेंगने लगी और मेरी ओर बढ़ने लगीं। उन्हें इस तरह व्यवहार करते देख मैं केवल वहीं सुनना खड़ा रह सका, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करना चाहती थीं। वह मेज पर तब तक रेंगी जब तक कि वह मेरे ठीक सामने नहीं आ गईं और फिर उन्होंने मुझे शर्ट से पकड़कर अपने करीब खींच लिया।
उनके हाथ वहीं नहीं रुके, वे शर्ट के अंदर जाने लगे और ऊपर की ओर बढ़ते हुए मेरे सीने को रगड़ने लगे। जैसे जैसे उनके हाथ ऊपर बढ़े, वे अपने लक्ष्य के करीब और करीब पहुंचते गए। जब वह पहुंच गईं, तो उन्होंने अचानक राघव राघव के निप्पल्स को चिकोटी काटी। जब उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई हो। मैं कहने से खुद को नहीं रोक सका, आप क्या कर रही हैं? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उन्होंने अचानक मेरी शर्ट ऊपर उठा दी और मेरा सीना खुला कर दिया। फिर उनका चेहरा आगे आया जब तक कि उनका मुंह मेरे निप्पल्स पर नहीं आ गया। उनकी जीभ पहले बाहर निकली और उन्होंने उन्हें चिढ़ाने के लिए एक त्वरित चाट दी। इस बार बिजली जैसा एहसास पहले से भी अधिक तेज था। इस बार ऐसा लगा जैसे उनके निप्पल चाटने के एहसास से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा था। जैसे ही उन्होंने इसे चाटा, मैं खुद को और नहीं रोक सका और मेरी पैंट में हलचल शुरू हो गई। ये देखकर वह रुकी नहीं और मेरे निप्पल्स को चिढ़ाती रहीं। एक को उनकी उंगलियों से सहलाया जा रहा था जबकि वह दूसरे को चाट रही थीं। जैसे जैसे ये हुआ, मैं खुशी की आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। अंत में जब मेरी उत्तेजना उस स्तर तक पहुंच गई जिससे वह संतुष्ट थी, तो बेर्निस रोज ने मेरे निप्पल्स को चिढ़ाना बंद कर दिया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहने के लिए ऊपर देखा, बहुत समय हो गया है ना? एक मूर्ख भी समझ सकता था कि वह इस स्थिति में क्या इशारा कर रही थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मुझे इतना उत्तेजित कर दिया था कि मैं अपनी पैंट से बाहर फटने ही वाला था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उन्हें कंधे से पकड़ा और फिर अचानक उन्हें अपने करीब खींच लिया। बेर्निस रोज मेरी इस अचानक कार्रवाई से पूरी तरह से हैरान रह गईं और उनका शरीर बस उसके साथ चला गया। फिर एक सहज चाल में मैंने उनके पैर और उनकी पीठ पकड़ी और उन्हें गोद में उठा लिया। भले ही यह एक छोटा शरीर था, लेकिन इस क्षण में मैं एड्रेनालाइन से भरा हुआ था। मेरे भीतर दौड़ते उस एड्रेनालाइन के साथ मेरे पास वह शक्ति थी जो मेरे इस छोटे से ढांचे के अनुकूल नहीं थी। जब मैंने बेर्निस रोज को उठाया तो उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बस उसी लालिमा के साथ मेरे चेहरे को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें उठाने के बाद मैं उन्हें बगल के बेडरूम में ले गया और फिर उन्हें सीधे बिस्तर पर पटक दिया। फिर उनके कुछ कहे बिना मैंने उनके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेर्निस रोज एक बार फिर इससे हैरान हुई, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। वास्तव में वह अपने दिल की धड़कन को तेज होने से नहीं रोक सकीं। ये निश्चित रूप से पहले से एक अलग एहसास था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें ये नापसंद था। भले ही वह ऐसी व्यक्ति थी जिन्हें कमान संभालना पसंद था, लेकिन वह समय समय पर इस तरह से देखभाल पाना भी चाहती थीं। उनके पास अभी भी एक युवा युवती का दिल था। ऐसा नहीं है कि वह पहले से इतनी बूढ़ी थीं। जहाँ तक मेरी बात है, उनके कपड़े उतारने और अपने नीचे लेटे हुए उस खूबसूरत शरीर को देखने के बाद मैं इस भावना को खुद में भरने से नहीं रोक सका। मेरे भीतर इस खूबसूरत शरीर पर हावी होने की इच्छा की भावना जागृत हुई। अगर यह पहले की बात होती जहां वह अभी भी मैडम थीं और मैं अभी भी एक सेक्स स्लेव था, तो मैं इस भावना पर अमल नहीं करता, लेकिन अब ये सब अलग था क्योंकि वह अब बेर्निस थीं और उन्होंने मुझे बैरन, अपना पति बनाया था। चूंकि मैं बैरन और उनका पति था, क्या मुझे कमान नहीं संभालनी चाहिए? अगर मैं एक पुरुष था, तो क्या मुझे एक पुरुष की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए? इसलिए मैंने वर्चस्व की इस भावना को खुद में भरने दिया और खुद को उसमें बहने दिया। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और नीचे छिपे हुए उस बड़े इनाम को प्रकट कर दिया। जब बेर्निस रोज ने इस बड़े इनाम को प्रकट होते देखा, तो उनकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं और बिस्तर पर उनके पैरों के बीच वाली जगह पर एक छोटा सा गीला धब्बा दिखाई दिया। लेकिन मैंने इसे उन्हें तुरंत नहीं दिया। मैंने हाथ बढ़ाया और उनके शरीर को इस तरह घुमाया कि उनका सिर मेरी ओर हो। एक बार जब वह इस स्थिति में आ गईं, तो मैं बिस्तर के किनारे पर खड़ा हो गया ताकि मेरा लिंग उनके सिर के ठीक ऊपर हो। अपने ऊपर छाया डालते हुए इस लिंग को देखकर बेर्निस रोज अपनी आंखें और भी अधिक उत्साह और प्रत्याशा से भरते हुए घूंट भरने से खुद को नहीं रोक सकी। मैंने उनके सिर के किनारे को पकड़ा और फिर कहा, इसे चूसो। मेरे इस अचानक आदेश से बेर्निस रोज हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना मुंह भी खोल दिया। उसके बाद उनकी जीभ बाहर निकलने लगी, मेरे लिंग की ओर ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि वह उसे चाटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थीं। जब मैंने ये देखा तो मैंने एक हल्की मुस्कान बिखेरी और फिर मैंने अपने लिंग को थोड़ा नीचे किया ताकि उनकी जीभ उसे छू सके। जब इसे उनके सामने रखा गया तो बेर्निस रोज की जीभ तुरंत ऊपर नीचे होने लगी। इस बार कोई तकनीक नहीं थी। इस बार वह बस इसे जितना हो सके उतना चाटने की कोशिश कर रही थीं, जैसे कि वह इसके स्वाद का आनंद लेना चाहती हों। लेकिन उनका जुनून काम कर गया और मेरे लिंग से आनंद आने लगा।
हालांकि यहाँ कोई विशेष तकनीक इस्तेमाल नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह से उनकी जीभ मेरे लिंग पर नाच रही थी, जैसे कि वह इसे जितना संभव हो उतना चाटने की कोशिश कर रही थी, वह किसी भी उचित तकनीक जितनी ही अच्छी थी। जितना अधिक उन्होंने चाटा उतना ही बेहतर महसूस हुआ। मैं चरमोत्कर्ष के करीब और करीब आता गया, लेकिन इससे पहले कि मैं पहुंच पाता, मैंने खुद को पीछे खींच लिया। उन्होंने मेरी ओर एक निराश नज़र से देखा, जैसे कि वह इसे चाटना जारी रखना चाहती हों, लेकिन वह निराश नज़र जल्दी ही गायब हो गई क्योंकि मैंने उनके मुंह में लिंग डाल दिया। जब उन्होंने इसे अपने मुंह में प्रवेश करते महसूस किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि ऐसा लगा जैसे उनका जबड़ा फटने वाला हो। लेकिन उन्होंने दर्द को सहा और उसे फिर से चाटना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए मैं उन्हें विस्मय के साथ देखे बिना नहीं रह सका। मैं उनकी आंखों के कोने में आंसू देख सकता था, लेकिन तब भी वह मेरे लिंग को चाट रही थीं। चूंकि वह इसमें इतनी मग्न थीं, मैंने ये कहने में संकोच नहीं किया, इसे और गहरा लो। फिर एक सहज चाल में मैंने अपने लिंग का लगभग 1/4 हिस्सा उनके मुंह में धकेल दिया। मैं इसे और भी आगे धकेलता, लेकिन मुझे डर था कि यह उनके लिए बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे बहुत गहरा नहीं धकेला। हालांकि मैं अपने लिंग से आने वाले एहसास से जल्दी ही हैरान रह गया। भले ही उनका मुंह पूरी तरह से भरा हुआ था, बेर्निस रोज ने अपनी जीभ को मेरे लिंग के उस हिस्से के चारों ओर घुमाना बंद नहीं किया जो उनके अंदर था। यह एक सांप की जीभ की तरह थी जो मेरे लिंग के ऊपर नाच रही थी, बार बार उसके चारों ओर घूम रही थी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, मैं वास्तव में इसे और सहन नहीं कर सका। उनके पहले चाटने ने मुझे पहले ही किनारे के करीब धकेल दिया था, लेकिन अब उन्होंने मुझे किनारे से आगे धकेल दिया था। तो मैंने उनका सिर पकड़ा और कहा, मैं डिस्चार्ज होने वाला हूँ। ये सुनकर बेर्निस रोज की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन उनके चेहरे के भाव जल्दी ही शिथिल हो गए और उन्होंने एक ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कि वह इसे लेने के लिए तैयार हों। तो अपनी कमर की एक थरथराहट के साथ मैंने अपना सारा वीर्य उनके मुंह में छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, उनकी जीभ बिल्कुल नहीं रुकी और वह मेरे लिंग के सभी हिस्सों को चाटती रही। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, मैंने जो आनंद महसूस किया उसने ये सुनिश्चित कर दिया कि मैंने उस भार का हर एक अंश उनके मुंह में निकाल दिया। जब मेरी कमर का कांपना बंद हुआ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने जल्दी से अपना लिंग उनके मुंह से बाहर निकाल लिया। बेर्निस रोज के मुंह से लार और वीर्य का मिश्रण टपक रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि वह हवा के लिए हौंफने लगी थीं। आखिरकार उनका गला अभी अभी एक लिंग से जाम हो गया था, इसलिए उनके लिए सांस लेना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी सांसें वापस पा लीं। अपनी सांसें वापस पाने के बाद उनके हाथ उनके चेहरे पर लगे वीर्य को समेटने के लिए ऊपर आए और फिर वह उसे अपने मुंह के पास ले गईं और अपने हाथों से उसे ऐसे चाट लिया जैसे कि वह सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। वह पीठ के बल लेटे हुए उस सब को निगल गईं और फिर जब वह खत्म कर चुकी तो उन्होंने मुझे देखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। उन्हें ये सब करते देख मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन साथ ही ये देखकर मेरा लिंग फिर से सख्त होने से नहीं रुक सका। चूंकि वह अभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं, मैं बिस्तर पर चढ़ गया और उनके ऊपर खड़ा हो गया, अपने लिंग की छाया उनके चेहरे पर पड़ने दी और कहा, अब दूसरे दौर का समय है। ये सुनने के बाद बेर्निस रोज ने बस एक मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं तैयार हूँ। ये सुनने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और उनके ऊपर झुक गया। लेकिन उसे अंदर डालने से पहले मैंने उनके दोनों पैर पकड़े और उन्हें उनके सिर के ऊपर ले आया ताकि वह खुद को मेरे सामने पूरी तरह से पेश कर सकें। उन पैरों को ऊपर लाने के बाद मैंने उनसे कहा, इन्हें पकड़ो। बेर्निस रोज ये सुनकर हैरान और भ्रमित थीं, लेकिन उनके हाथ अभी भी उनके पैरों को पकड़ने के लिए ऊपर आए जैसा कि मैंने आदेश दिया था। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को पकड़ा और खुद को इस तरह पेश किया, मैं भावुक हुए बिना नहीं रह सका। यह एक ऐसी स्थिति थी जो लगभग हर गेम में होती थी, लेकिन वास्तव में इसे अपने सामने देखना कुछ और ही था। ये मीटिंग प्रेस था। इस खूबसूरत दृश्य को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद मैं तुरंत आगे बढ़ा और उनके ऊपर अपनी स्थिति ले ली। जब मैं वहां उनके ऊपर था तो बेर्निस रोज और भी अधिक गीली होने से खुद को नहीं रोक सकीं और उन्होंने अपने कूल्हे हिलाए जैसे कि वह और करीब आना चाहती हों। हालांकि अपने हाथों को उस तरह पकड़ने से वह वहीं लेटे रहने के लिए मजबूर थीं। एक मुस्कान के साथ मैंने कहा, अच्छी बच्ची बनो। बेर्निस रोज एक हैरान करने वाली नज़र दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन फिर उन्होंने कहा, हूँ। फिर एक तेज चाल में मैंने अपने कूल्हे को आगे बढ़ाया और उसे जितना गहरा हो सके उतना अंदर डाल दिया। वह जितनी गीली थीं, मैं उनके अंदर पूरी तरह से धक्का देने में सक्षम था। हालांकि मैं अपना पूरा लिंग उनके अंदर नहीं डाल सका क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो मुझे और आगे बढ़ने से रोक रहा था। ये लगभग ऐसा था जैसे मैं उनकी योनि के पिछले हिस्से तक पहुंच गया हूं और आगे नहीं धकेल सकता।
इसलिए धक्का देने की कोशिश करने के बजाय मैंने बस उसे बाहर खींच लिया। बेरनिस रोज सुध बुध खोई हुई थी और बुदा रही थी, कितना भरा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि मैं अचानक बाहर निकालने वाला हूं, तो वह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, रुको, इतनी जल्दी नहीं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने अपना लिंग उनसे बाहर निकाल लिया था। इस अचानक हलचल के साथ बेरनिस रोज तालमेल नहीं बिठा सकी और वह इतने आनंद से भर गईं कि वह खुद को रोक नहीं सकी और मुझ पर पूरी तरह छिड़क दिया। ये देखकर मैं गर्व का भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। मैं एक ऐसे व्यक्ति से, जो कुछ नहीं जानता था, एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया था जो सिर्फ एक धक्के से एक महिला को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकता था। मैं वास्तव में बहुत आगे आ गया था, लेकिन उन्हें आराम करने देने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि मैंने अचानक फिर से उनमें धक्का दिया। बेरनिस रोज अपने चरमोत्कर्ष के बीच में थी जब वह अचानक एक बार फिर मेरे लिंग से भर गईं। जैसे ही आनंद की लहर ने उनके मस्तिष्क पर हमला किया, वह अपनी आंखों को पीछे की ओर लुढ़कने से नहीं रोक सकी और उनके चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो गईं और उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर आ गई। एक बार फिर ये देखकर मैं गर्व की भावना से भर गया। सिर्फ 2 धक्के अहेगाओ चेहरा लाने के लिए पर्याप्त थे। ऐसा लग रहा था कि जितना अधिक मैं सेक्स कर रहा था, वास्तव में मेरी तकनीक में सुधार हो रहा था। मैंने उसे पूरी तरह से उनके अंदर धकेल दिया और फिर वही बात हुई जहां मुझे और आगे धकेलने से रोक दिया गया। चूंकि मैं पिछले हिस्से तक पहुंच गया था, मैं फिर से बाहर निकालने वाला था। लेकिन तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। क्या एक महिला की योनि के अंदर एक और जगह नहीं होनी चाहिए? तो क्या इसका मतलब ये था कि मैं और भी आगे धकेल सकता था? इस विचार के साथ मैंने नीचे बेरनिस रोज की ओर देखा जो आनंद में डूबी हुई थी, इससे पहले कि मैंने फैसला किया कि मैं इसे आजमाऊंगा। इसलिए भले ही ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ मेरे लिंग को और आगे जाने से रोक रही है, फिर भी मैंने आगे धक्का दिया। पहले की तुलना में थोड़ा अधिक बल लगाने के बाद मैंने पाया कि मेरा लिंग वास्तव में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे लिंग से आने वाला एहसास ऐसा था जैसे उसे किसी दूसरे छेद में डाला जा रहा हो। बेरनिस रोज उनके मस्तिष्क पर हमला करने वाली आनंद की लहरों से बाहर थी, लेकिन फिर वह अचानक होश में आ गई जब उन्होंने वहां नीचे से आने वाली संवेदना को महसूस किया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, रुको, मत करो। अगर तुम और आगे धकेलोगे तो तुम। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उनका चेहरा अचानक आनंद में मुड़ गया। मैं उस छेद के माध्यम से धक्का देने में सक्षम था और बेरनिस रोज के अंदर और भी गहराई तक पहुंच गया था। मुझे पता था, उनके अंदर अभी भी गर्भाशय वूंड था जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा गया था। इसलिए मैंने पूरी तरह से उनके अंदर धक्का दिया और उन्होंने एक बार फिर वही अहेगाओ चेहरा दिखाया और बुदबुदाई, आह, ये और भी गहरा है। इस बार मैंने पाया कि मैं अपने लिंग के साथ उनके अंदर पूरी तरह से पहुंचने में सक्षम था। साथ ही मैं देख सकता था कि उनके पेट पर एक छोटा सा उभार बल्ज दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक मिथक था कि उभार बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह कोई मिथक नहीं था। इसके साथ मैं अपना लिंग फिर से बाहर निकालने के लिए जाने से पहले एक मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन इस बार मैंने उसे पूरी तरह से बाहर नहीं खींचा। इसके बजाय मैंने बस इतना खींचा कि मैं उनके गर्भाशय के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाऊं और फिर से आगे धक्का दिया, जिससे उनके गर्भाशय के बिल्कुल पिछले हिस्से पर चोट लगी। योनि के बजाय मैं उनके गर्भाशय के साथ कर रहा था। बार बार मैंने अपना वजन उन पर दबाया, बार बार उनमें धक्का दिया। हर धक्के के साथ मेरी कमर पर एक फुहार पड़ती थी क्योंकि वह बार बार चरम सुख पा रही थीं। इस दौरान मैं अपना चेहरा उनके चेहरे के पास ले आया और उनके होठों पर एक मजबूत चुंबन लिया। हालांकि उनके चेहरे की मांसपेशियां इतनी शिथिल थीं कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। मैं बस उनकी जीभ को अपने मुंह में लौटते हुए महसूस कर सकता था, लगभग ऐसा जैसे कि वह पूरी तरह से होश खो चुकी हों। लेकिन मैं देख सकता था कि ऐसा नहीं था क्योंकि उनकी आंखें मेरे द्वारा किए गए हर धक्के पर प्रतिक्रिया कर रही थीं। अंत में थोड़ा धक्का देने के बाद मैं महसूस कर सकता था कि मैं चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला हूं। इसलिए एक आखिरी धक्के के साथ मैंने अपना लिंग पूरी तरह से उनके अंदर ऊपर तक धकेल दिया और अपना सारा भार उनके गर्भाशय की गहराई में छोड़ दिया। इस बार बेरनिस रोज ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी क्योंकि वह अपनी सुध-बुध से बाहर आई और उन्होंने थोड़ी डरी हुई प्रतिक्रिया के साथ मेरी ओर देखा। लेकिन जैसे ही मेरा वीर्य उनमें छोड़ा गया, आनंद ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भर दिया और उन्होंने कहा, आह, यह मुझे भर रहा है। यह मुझे पूरी तरह से भर रहा है। ये बहुत सारा है। उनमें अपना भार छोड़ने के बाद मैंने धीरे धीरे अपना लिंग, जो पूरी तरह से वीर्य से भीगा हुआ था, बाहर निकाला। उनकी योनि और बाहर टपक रहे उस सारे वीर्य की ओर देखते हुए मैंने एक संतुष्ट नज़र डाली।
लेकिन साथ ही मैं और अधिक उत्तेजित होने से खुद को नहीं रोक सका और एक बार फिर मेरा लिंग सख्त होने लगा। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि बेर्निस रोज में आगे बढ़ने की ऊर्जा बची है। यह अच्छी बात थी कि सिसिलिया वहीं बगल में थी, इसलिए मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया और कहा, यहाँ आओ। सिसिलिया वहीं सुध-बुध खोई खड़ी थी, उन दोनों को जानवरों की तरह करते देख रही थी। जिस तरह से उसने उनमें धक्का दिया था, उसने उसे उन जानवरों की याद दिला दी जो केवल प्रजनन की शुद्ध वृत्ति के लिए संभोग करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल उन्हें गर्भवती करना चाहता था। कुछ लोग वासना के इस शुद्ध प्रदर्शन से विमुख हो सकते हैं, लेकिन इसने सिसिलिया को बहुत उत्तेजित कर दिया। उन दोनों को देख देखकर उसकी टांगें पहले से ही भीग चुकी थीं। इसलिए जब उसने उसे बुलाया तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वह धीरे धीरे पास आए। जब वह आई तो मैंने अपना लिंग उसे दिखाया और कहा, इसे साफ करो। उसके सामने वाले लिंग से आने वाली गंध ने उसकी नाक पर हमला किया और सीधे उसके दिमाग तक गई, जिससे उसकी तर्क शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। यह कोई सुखद गंध नहीं थी, लेकिन किसी कारण से वह जितना अधिक इसे सूंघती थी, यह उतनी ही आकर्षक होती जा रही थी। इसलिए वह अपने घुटनों के बल गिर गई और लिंग को चाटकर साफ करने लगी। एक बार जब वह साफ हो गया तो मैंने उससे कहा, बिस्तर पर आओ, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर सिसिलिया के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन फिर भी वह आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर आ गई और बेर्निस रोज के बगल में लेट गई। जैसे ही वह वहां लेटी, ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। वह जिस तरह से दिख रही थी उसे देखकर मैं वास्तव में खुद को रोक नहीं सका। मैं सच में उसकी हालत खराब कर देना चाहता था, इसलिए मैं उसके ऊपर गया और उसके साथ वही करने लगा जो मैंने बेर्निस रोज के साथ किया था। ट्रांसलेटर एएस नॉवल वर्स, ऑडियो एक्सट्रैक्शन एएस नॉवल बॉय 1.0। जब मैं अगली सुबह जागा तो मुझे वीर्य और पसीने की मिली जुली गंध महसूस हुई। पिछली रात हमारे बीच हुए उस जंगली सेक्स के बाद किसी में भी सफाई करने की ऊर्जा नहीं बची थी और हम वैसे ही सो गए थे। जब मैं आखिरकार पूरी तरह संतुष्ट हो गया था तो मैं इन दो खूबसूरत महिलाओं के बीच लेट गया था और सो गया था। जब मैं जागा तो मैंने पाया कि वे दोनों अभी भी उसी स्थिति में लेटी हुई थीं जिसमें मैंने उन्हें पिछली रात छोड़ा था। वे दोनों अपने पैरों को अपने सिर के ऊपर रखे हुए उसी मेटिंग प्रयास की स्थिति में लेटी थीं। बेशक उनके हाथ अब उन्हें वहां नहीं थामे हुए थे क्योंकि वे दोनों सो रही थीं। लेकिन जब उन्होंने मेरी हलचल महसूस की तो उन दोनों ने जागते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जागने के बाद जो पहली चीज उन्होंने की, उन दोनों के मुंह से दर्द भरी चीख निकली क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर से नीचे उतारा। इस स्थिति में सोने से उनके पैरों में रक्त का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया था, इसलिए वे अब पूरी तरह सुन्न हो गए थे। अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लाना उनके लिए बहुत दर्दनाक था और पैरों में संवेदना वापस आने में काफ़ी समय लगा। ऐसा होने पर उन दोनों ने कड़वी मुस्कान बिखेरी, लेकिन पिछली रात जो हुआ था उसे याद करते हुए उनके चेहरे पर प्यार भरे भाव भी आए। ठीक होने के बाद उन दोनों ने मुझे एक अजीब नज़र से देखा। जिस अजीब तरह से उन्होंने मुझे देखा उससे मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सका, इसलिए मैंने पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? उन दोनों ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और फिर अचानक मुस्कुरा दी। मैं बस एक भ्रमित नज़र के साथ वहां लेटा रहा क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं वास्तव में कभी नहीं समझ पाऊंगा कि महिलाएं क्या सोच रही हैं। बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले हमने स्नान किया। हमारे शरीर पर सूखे वीर्य और पसीने ने एक बहुत ही अप्रिय एहसास छोड़ दिया था, इसलिए इस समय स्नान करना एकदम सही था। लेकिन निश्चित रूप से हम अलग अलग बाथरूम में गए। मैं एक ही बाथरूम का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उन दोनों को पता था कि मैं क्या सोच रहा हूं और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्हें आज भी काम करना था, इसलिए वे अभी मेरे साथ समय नहीं बिता सकती थीं। लेकिन बेर्निस रोज ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, बस रात तक का इंतजार करो। मैं उत्तेजित महसूस किए बिना नहीं रह सका, लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण रखा और इस बात पर सहमति में सिर हिलाया। जब मैंने अपना स्नान समाप्त किया तो नौकरानियां मुझे अजीब नज़रों से देखे बिना नहीं रह सकीं। वे मुझे इन अजीब नज़रों से तब से देख रही थीं जब उन्होंने मुझे बेर्निस रोज और सिसिलिया दोनों के साथ बेडरूम से बाहर आते देखा था। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वे क्या सोच रही थीं, लेकिन इस विचार पर मैं एक कड़वी मुस्कान प्रकट किए बिना नहीं रह सका। जब हम नाश्ते के लिए फिर से लिविंग रूम में इकट्ठा हुए तो मुझे पता चला कि वे दोनों आज क्या करने की योजना बना रही थीं। बेर्निस रोज इस जागीर के मामलों को संभालने वाली थीं, जिसकी उम्मीद थी, लेकिन सिसिलिया जो करने की योजना बना रही थी उसने मुझे चौंका दिया। साथ ही जब मुझे पता चला कि वह किस लिए बाहर जा रही है तो मैं चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सका।
वह अपने सैनिकों के साथ राक्षसों की लहर मॉन्स्टर वेव के खिलाफ एक आक्रामक हमला करने जा रही थी। वे एक गुरिल्ला हमला करेंगे जहां वे राक्षसों की लहर के बिछड़े हुए राक्षसों पर हमला करेंगे। इन बिछड़े हुए राक्षसों को चुन चुन कर खत्म करके वे धीरे धीरे राक्षसों की लहर को उस बिंदु तक कम कर देंगे जहां इसे संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से इसके साथ जोखिम भी जुड़े थे। आखिरकार वे अभी भी राक्षसों से लड़ रहे थे और राक्षस कमज़ोर बिल्कुल नहीं थे। भले ही वे बिछड़े हुए थे, फिर भी वे शक्तिशाली थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक गुरिल्ला हमला था, इसलिए ये सब गति स्पीड के बारे में था। यदि वे उन राक्षसों द्वारा रोक दिए गए जिन पर उन्होंने हमला किया था, तो वे तुरंत राक्षसों की लहर में फंस जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। संक्षेप में, इसके गलत होने के कई अलग अलग तरीके थे, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक बहुत ही खतरनाक मिशन था। ये जानने के बाद मैं सिसिलिया को चिंतित नज़र से देखे बिना नहीं रह सका। मुझसे यह नज़र देखकर सिसिलिया ने एक दृढ़ भाव प्रकट किया और कहा, लोगों की रक्षा के लिए लड़ना एक योद्धा के रूप में मेरा कर्तव्य है। वह ये स्पष्ट कर रही थी कि उसे इस गुरिल्ला हमले का नेतृत्व करने से रोका नहीं जा सकेगा। बेशक मेरा इरादा शुरू से वह था ही नहीं। मैं जानता था कि यह हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि राक्षसों की लहर अपनी वर्तमान स्थिति में शहर तक पहुंच गई तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि हम सभी मारे जाएंगे। मैंने खेल में पहले ही ऐसा होते देखा था, इसलिए मैं इसे इस नए जीवन में भी होते नहीं देखना चाहता था। फिर भी उसके लिए चिंतित न होना कठिन था, इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं कुछ करूंगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं थीं जो मैं कर सकता था, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा था जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं था। मेरा सिस्टम। मैंने सिस्टम इन्वेंट्री को देखा और थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने उसे बाहर निकालने का फैसला किया। यदि यह मेरी पिछली दुनिया होती तो एक महिला को इस तरह की चीज़ देना उत्पीड़न माना जाता, लेकिन इस दुनिया में यह अलग था। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह चीज़ यहाँ अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि यह चीज़ वास्तव में क्या है। उन्हें ये पता नहीं होगा कि इसे किसी महिला को देना गलत क्यों है। मैंने अपने सामने मेज पर 2 गोलाकार की चीज़ें रखीं और कहा, जब तुम राक्षसों से लड़ने जाओ तो इन्हें अपने साथ ले जाना। ये तुम्हारी मदद करेगा। बेरनिस रोज और सिसिलिया दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि मैंने उनके सामने क्या रखा है। सिसिलिया उनमें से एक को उठाए बिना नहीं रह सकी और पूछने लगी, यह क्या है? उसे इस तरह अपने चेहरे के सामने पकड़े हुए देखकर मैं वास्तव में एक अजीब कड़वी मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार एक महिला को इस चीज़ को इस तरह पकड़े हुए देखना बहुत अजीब था। जब उसने मेरे चेहरे पर वह अजीब मुस्कान देखी तो सिसिलिया को कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए उसने वह गोल चीज़ वापस मेज पर रख दी और अपनी आंखें सिकोड़कर मेरी ओर देखते हुए कहा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर वह अजीब भाव क्यों है? एक सेकंड के लिए वह कड़वी मुस्कान और बड़ी हो गई, लेकिन फिर मैंने जल्दी से खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और कहा, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। सिसिलिया ने मुझे उसी गुस्से वाली नज़र से देखा जैसे कि वह अभी भी मुझ पर शक कर रही हो, और कहा, सच में? मैंने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, वह चीज़ एक विशेष वस्तु, स्पेशल आइटम है जिसका मैं चाहता हूं कि तुम उपयोग करो। सिसिलिया ने मेज पर रखी गोल चीज़ों को वापस देखा और पूछा, मैं इन चीज़ों का उपयोग कैसे करूं? एक बार फिर जब उसने मुझसे ये पूछा तो मैं एक अजीब भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार एक महिला द्वारा ये पूछे जाना कि इन चीज़ों का उपयोग कैसे किया जाता है, वास्तव में मुझे एक अजीब एहसास दे रहा था। सिसिलिया ने फिर से इस नज़र को नोटिस किया और कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बार बार वह अजीब लुक क्यों दे रहे हो? मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। उसने मुझे ऐसी नज़र से देखा जिससे साफ था कि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने बस खांसते हुए कहा, खैर, मेरे लिए ये बताना थोड़ा अजीब है कि इसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि यह एक विशेष कवच आमक है जो एक विशेष स्थान पर जाता है। उसने मेरी ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, कौन सा विशेष स्थान? मैं नीचे देखे बिना नहीं रह सका। मेरी आंखें उसके चेहरे से नीचे उसके सीने चेस्ट पर चली गईं। सिसिलिया की आंखों ने मेरी नज़र का पीछा किया और उसने देखा कि मैं क्या देख रहा हूँ। जब उसे एहसास हुआ कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ तो उसका चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गया और फिर गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरी ओर उंगली उठाई और कहा, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम मुझे बताना चाहते हो कि यह विशेष कवच है जो मेरे सीने पर लगता है? ऐसी बकवास पर कौन विश्वास करेगा? एक बार फिर मैं एक अजीब मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। ये सही था, अगर किसी और ने मुझसे ये कहा होता तो मैंने भी उस पर विश्वास नहीं किया होता। हालांकि यह एक ऐसी वस्तु थी जो उस सिस्टम से आई थी जो भगवान ने मुझे दिया था,
इसलिए मेरे पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे चेहरे पर यह अजीब मुस्कान देखकर सिसिलिया को लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, इसलिए वह खुद पर काबू नहीं रख सकी और खड़ी हो गई। वह ठीक मेरे सामने आए और उसने मुझे कॉलर से पकड़ लिया, मुझे उस सोफे से ऊपर उठा दिया जिस पर मैं बैठा था। फिर उसने अपना मुक्का ऐसे उठाया जैसे वह मुझे मारने वाली हो और कहा, मुझे वास्तव में तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह मुझे मुक्का मार पाती, बेर्नेस रोज ने अचानक कहा, सीसी शांत हो जाओ। ये सुनकर सिसिलिया का मुक्का हवा में ही रुक गया और वह बेर्नेस रोज की ओर एक व्यथित नज़र के साथ मुड़ी और कहने लगी, रो, ये स्पष्ट रूप से मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा है। मुझे उसे मुक्का क्यों नहीं मारना चाहिए? बेर्नेस रोज ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, तुम हमेशा ऐसा करती हो। तुम्हें शांत होना चाहिए और पहले उसकी बात सुननी चाहिए। अगर वह तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसकी बात सुनने के बाद उसे मुक्का मारना बहुत देर नहीं होगी। सिसिलिया के चेहरे पर अनिच्छा का भाव था, लेकिन अंत में उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि बेर्नेस रोज मेरी मदद करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मुझे और गहरे गड्ढे में फेंक रही थी। फिर भी मैंने खुद को शांत किया और सिसिलिया को यह समझाने लगा कि यह चीज़ क्या थी। जैसे जैसे उसने सुना, उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी दोनों से और भी लाल होता गया। जब मैंने खत्म किया तो उसके बाद एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि वह चिल्ला उठी, मुझे पता था वह बस मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा था। वह एक बार फिर खड़ी हो गई और उसने मुझे कॉलर से पकड़ लिया, मुझे सोफे से ऊपर उठा दिया। उसका दूसरा हाथ हवा में मुक्का बना चुका था और वह मुझे मारने ही वाली थी। लेकिन एक बार फिर बेर्नेस रोज ने कहा, शांत हो जाओ। सिसिलिया ने बेर्नेस रोज की ओर उसी अनिच्छा भरी नज़र से देखा, लेकिन बेर्नेस रोज ने आगे कहा, तुम इसे पहले आजमाए बिना ऐसा नहीं कह सकती। उसके ऐसा कहने के बाद सिसिलिया खुद को सदमे में देखने से नहीं रोक सकी। ऐसा लगा जैसे यह आखिरी चीज़ थी जिसकी उसने उनसे उम्मीद की थी। थोड़ा हकलाने के बाद सिसिलिया ने अंततः कहा, रो, तुम गंभीर नहीं हो सकती, है ना? बेर्नेस रोज ने बस उसे एक गंभीर नज़र से देखा और सिर हिलाया। ये देखकर सिसिलिया का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कुछ बार खुला और बंद हुआ, लेकिन वह अंत में कुछ भी कहने में असमर्थ रही। अंत में उसने एक आह भरी और मेज पर रखी उन दो गोल चीज़ों को उठा लिया। उन्हें अपने चेहरे के सामने पकड़ते हुए वह बेर्नेस रोज की ओर देखने और पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या मुझे वास्तव में ये करना होगा? इसके जवाब में बेर्नेस रोज ने दृढ़ता से सिर हिलाया। सिसिलिया ने मुझे घूरने के लिए मुड़ने से पहले एक और आह भरी। मैं जानता था कि इस स्थिति में मेरे लिए चुप रहना ही सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने खुद को जितना संभव हो सके अदृश्य बनाने की कोशिश की। अंत में सिसिलिया ने अपनी शर्त उतारी और उन बड़े स्तनों को प्रकट किया। जैसे ही वे झूलते हुए बाहर आए, मैं उनकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। मेरा सिर उन बड़े स्तनों के झूलने के साथ साथ घूमने लगा। ये देखकर सिसिलिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन मुझे घूरने से पहले उसकी आंखों में थोड़ा आनंद दिखाई दिया। उसे पता भी नहीं था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है, लेकिन अगर वह राघव था तो। मुझे घूरने के बाद वह उन गोल चीज़ों को अपने स्तनों के पास ले गई और उन्हें पहनने से पहले अपने निप्पल्स के सामने ले आई। एक बार जब उसने उन्हें वैसे ही पहन लिया जैसे मैंने उसे सिखाया था, तो वह कहे बिना नहीं रह सकी, ये तो। सिसिलिया ने अचानक अपना हाथ उठाया और कहा, रुको। उसके पीछे के सभी पुरुष तुरंत रुक गए और झाड़ियों में खुद को छिपाने के लिए अपने शरीर को नीचे झुका लिया। साथ ही उन सभी ने सावधानी से अपने सामने खड़े राक्षसों को देखा। वहां केवल कुछ ही राक्षस थे, लेकिन उनका सामना करते समय हर कोई तनाव में था। वे जानते थे कि ये राक्षस औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत थे, इसलिए भले ही उनकी संख्या राक्षसों से अधिक थी, लेकिन इन कुछ बिछड़े हुए राक्षसों को बाहर निकालना उनके लिए कठिन होता। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि थोड़ा आगे और भी बहुत से राक्षस थे जो वर्तमान में जंगलों के माध्यम से मार्च कर रहे थे। यदि उन्होंने बहुत अधिक शोर किया और यहाँ बहुत देर तक रुके रहे, तो उन्हें उन राक्षसों द्वारा घेरे जाने में देर नहीं लगेगी। सिसिलिया ने इन राक्षसों को देखने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी और सावधानी से उनका विश्लेषण किया। 15 गोबलिन, 10 ओग्रे, 15 ऑर्क्स और 2 गोबलिन जादूगर। वह अपने 700 से अधिक गार्ड और 10 शूरवीरों नाइट्स को लाई थी, इसलिए उसे अपने सैनिकों के साथ राक्षसों के इस समूह को मार गिराने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि वह गोबलिन जादूगरों के कारण चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सकी। गोबलिन जादूगर अन्य राक्षसों की तुलना में विशेष थे क्योंकि वे राक्षस थे जो जादू का उपयोग कर सकते थे। वे किस तरह के मंत्रों का उपयोग करेंगे, इसका अंदाजा लगाना कठिन था क्योंकि प्रत्येक गोबलिन जादूगर अलग होता था, लेकिन निश्चित रूप से एक भी कमजोर गोबलिन जादूगर नहीं था।
इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि वे उन गोबलिन जादूगरों को अपना मंत्र चलाने देते तो उन्हें कष्ट भुगतना पड़ता। इसलिए उसे उन गोबलिन जादूगरों को पहले मार गिराना होगा। लेकिन उन्हें मार गिराना इतना आसान नहीं था क्योंकि उनके चारों ओर जादुई कवच मैजिक आर्मर्स थे जो सामान्य लोहे के कवच जितने मजबूत थे। संक्षेप में, उनसे निपटना एक बड़ी मुसीबत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वे इन राक्षसों को खोजने के बाद अब पीछे हट सकते थे। उसके साथ आए पुरुष भी यह जानते थे, इसलिए उनमें से कई के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वे मौत के लिए तैयार हों। थोड़ी देर सोचने के बाद सिसिलिया ने कहा, मैं चक्कर लगाकर उन 2 गोबलिन जादूगरों को मार गिराऊंगी, तुम बाकी लोगों को घेर लो और उन्हें एक एक करके मार गिराओ। उसके सैनिक ये सुनकर चिंतित नजर आने लगे। उसका सहायक आगे आया और बोला, कप्तान, हमें गोबलिन जादूगरों को मारने के लिए आपके साथ चलने दें। लेकिन सिसिलिया ने इसे अस्वीकार करने के लिए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं अकेले इसका ध्यान रखूंगी। मैं अकेले तेजी से आगे बढ़ सकती हूँ, इसलिए अगर कुछ गलत हुआ तो मैं वहां से बाहर निकल पाऊंगी। ये सुनकर सभी शूरवीरों के चेहरे पर थोड़ा आहत होने का भाव आया, लेकिन वे जानते थे कि वह सही थी। उसकी तुलना में उनकी क्षमताएं थोड़ी कम थीं, इसलिए वे उसकी मदद करने के बजाय केवल उसे बाधित करेंगे। इसलिए वे सभी अपनी स्थिति में जाने से पहले उसे शुभकामनाएं ही दे सके। सिसिलिया ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर गोबलिन जादूगरों की दिशा में मुड़ गई। वह धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से तब तक चलती रही जब तक कि वह उनके पीछे की स्थिति में नहीं पहुंच गई। एक आखिरी गहरी सांस के साथ उसने अचानक झाड़ी से बाहर कूदने से पहले अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। आवाज सुनकर राक्षस तुरंत पीछे मुड़ गए, लेकिन सिसिलिया की गति के कारण वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, सिसिलिया पहले से ही उन 2 गोबलिन जादूगरों के सामने थी जो एक साथ खड़े थे और अपनी बड़ी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमा रही थी। तलवार का प्रहार एक ही वार में इन दोनों गोबलिन जादूगरों के सिर काटने के लिए बिल्कुल सही कोण पर था। गोबलिन जादूगरों के चेहरे पर सदमे के भाव थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना जादुई कवच मैजिक बैरियर इकट्ठा कर लिया। यह उनकी त्वचा की सतह पर दिखाई देने वाली नीली रोशनी की एक धुंधली परत थी। ये वह जादुई कवच था जो लोहे के कवच जितना मजबूत था, शायद इससे भी अधिक मजबूत। यह इस पर निर्भर करता था कि कवच में कितना माना इकट्ठा किया गया था। सिसिलिया के लिए सौभाग्य से ये जादुई कवच थोड़ा कमजोर था क्योंकि उसने उन्हें अचानक पकड़ लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह मजबूत नहीं था। यह अभी भी लोहे की ढाल जितना मजबूत था। जैसे ही तलवार जादुई कवच के पास पहुंची, वह परिणाम को लेकर घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन उसके सदमे का ठिकाना नहीं रहा जब पहले गोबलिन जादूगर की गर्दन काटते समय उसे कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। गर्दन काटने के बाद तलवार धीमी भी नहीं हुई और दूसरे गोबलिन जादूगर की गर्दन की ओर बढ़ती रही। फिर वही हुआ जहां दूसरे गोबलिन जादूगर का सिर तलवार के एक साफ वार में कट गया। यह इतना सहज था कि सिसिलिया सदमे में खुद पर नियंत्रण खो बैठी और वह थोड़ा ज्यादा घूम गई, जिससे उसकी तलवार उसके पास जमीन से टकरा गई। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसने पाया कि दोनों गोबलिन जादूगर उसके पैरों के पास मृत पड़े थे। उसके बाद सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी ने सदमे भरी नजरों से जमीन पर पड़े 2 गोबलिन जादूगरों के शवों को देखा। सिसिलिया ने अपने हाथ में तलवार की ओर देखा और खुद से कहा, क्या मैंने वाकई ये किया? फिर वह उस विशेष कवच निपल कवर्स के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी जो उसे राघव द्वारा दिया गया था। वह अभी भी इस विशेष कवच को पहने हुए थी। भले ही उसे लगा था कि यह बेकार है, लेकिन ऐसा लगता था कि वह गलत थी। वह विशेष एहसास जो उसने उस विशेष कवच को पहनते समय महसूस किया था, वह वास्तविक था। एक पल के ठहराव के बाद सबसे पहले राक्षसों ने प्रतिक्रिया दी। गोबलिन जादूगरों के पास कई ओगर्स थे। जैसे ही वे होश में आए, उन्होंने तुरंत अपने हाथों में मौजूद गदा क्लब्स से सिसिलिया पर हमला कर दिया। योजना ये थी कि सिसिलिया इन 2 गोबलिन जादूगरों को मार देगी और फिर गार्ड राक्षसों को उस पर हमला करने से रोकने के लिए आगे आएंगे। लेकिन वे उसे बचाने के लिए आने के वास्ते बहुत ज्यादा स्तब्ध रह गए थे। गार्डों को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वे उसकी रक्षा के लिए बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ओग्रे पहले से ही उस पर हमला कर चुके थे। हालांकि इन ओग्रे का सामना करते समय सिसिलिया के चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं था। जब पहले ओग्रे की गदा सिसिलिया के ऊपर गिरी तो वह आसानी से रास्ते से हट गई। फिर एक तेज प्रहार में उसने ओग्रे की छाती पर सीधा प्रहार किया, जिससे एक गहरा घाव हो गया और यहाँ तक कि नीचे की हड्डी भी दिखाई देने लगी। ओग्रे की आंखें तुरंत पीछे की ओर लुढ़क गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह जिस तरह शांत था, उससे स्पष्ट था कि सिसिलिया के एक ही प्रहार में उसकी जान चली गई थी। लेकिन इस पहले ओग्रे को मार गिराने के बाद वह नहीं रुकी।
अभी भी 3 और ओगरे थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसके पास पहुंचने वाले अगले 2 ओगरे थे जो उसके दोनों ओर से आए थे। उन दोनों ने अपनी गदा को क्षैतिज रूप से उस पर घुमाया, अलग अलग कोनों से हमला किया ताकि वह रास्ते से न हट सके। ये देखकर सिसिलिया पहले तो नहीं हिली, लेकिन फिर वह अचानक हवा में कूद गई। उसने पाया कि वह उम्मीद से कहीं अधिक ऊंचा कूदने में सक्षम थी और वह ओगरे की गदाओं के ठीक ऊपर से कूदने में सफल रही। हालांकि चून की गदाएं पहले ही घुमाई जा चुकी थीं, इसलिए उन्हें अचानक रोका नहीं जा सकता था। दोनों गदाएं एक दूसरे से टकरा गईं। जिस ताकत से दोनों ओगरे ने गदा घुमाई थी, उससे वे दोनों एक दूसरे की ताकत से स्तब्ध रह गए। वे दोनों सुन्न हाथों के साथ वहीं सुध-बुध खोकर खड़े रहे जबकि सिसिलिया उनके ऊपर से उड़ गई। हवा में रहने के दौरान सिसिलिया खाली नहीं बैठी थी। अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर उसने हवा में घूमना शुरू कर दिया और अपनी तलवार से उन 2 स्तब्ध ओगरे पर हमला कर दिया। उसकी तलवार उन दोनों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबी थी, इसलिए वह उन दोनों की गर्दन काटने में सफल रही। ओगरे की खाल मोटी थी, लगभग अच्छी तरह से बने चमड़े के कवच जितनी मोटी, इसलिए इसे काटना आमतौर पर कठिन होता था। लेकिन उसकी तलवार इन 2 ओगरे की गर्दन को मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह काटती चली गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने गोबलिन जादूगरों की गर्दन काटी थी। एक बड़ी धप की आवाज़ के साथ 2 बड़े ओगरे के शव एक ही समय में जमीन पर गिर गए और इसके बाद 2 सिरों के जमीन पर गिरने की छोटी धप सुनाई दी। सिसिलिया की ओर बढ़ रहे आखिरी ओगरे ने ये सब देखकर हिचकिचाने से खुद को नहीं रोक सका। जब वह सिसिलिया की ओर बढ़ रहा था तो वह अचानक धीमा हो गया, लेकिन फिर उसने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। हिचकिचाहट का एक क्षण सिसिलिया के लिए पर्याप्त था क्योंकि वह जमीन पर उतरी और फिर ओगरे पर प्रहार किया। ओगरे ने इसे रोकने के लिए अपनी गदा उठाए, लेकिन ये प्रहार बहुत शक्तिशाली था। गदा 2 टुकड़ों में कट गई और फिर तलवार गिरती रही, ओगरे के सिर पर जा लगी। राक्षस को सीधा बीच से काटने में कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। इस तरह ओगरे के 2 हिस्सों में कटने से हर तरफ खून के छींटे उड़ गए, लेकिन सिसिलिया इन छींटों से बचने के लिए जल्दी से रास्ते से हट गई। इस पूरी लड़ाई के दौरान उसके ऊपर खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी क्योंकि वह हमेशा रास्ते से हट जाती थी। आखिरी ओगरे के गिरने के बाद तुरंत सन्नाटा छा गया। राक्षस और इंसान दोनों वहीं सुध-बुध खोकर खड़े रहे और अलग अलग भावों के साथ सिसिलिया को देखते रहे। राक्षसों की नज़रों में सदमा और डर था, जबकि इंसानों की नज़रों में सदमा और प्रशंसा थी। सिसिलिया ने देखा कि उसके सैनिक उसे किस तरह देख रहे हैं और उसने चिल्लाने से पहले एक झुंझलाहट भरा भाव प्रकट किया, तुम सब वहां किस लिए खड़े हो? अभी भी राक्षसों को मार गिराना बाकी है। सिसिलिया के चिल्लाने के बाद इंसान तुरंत होश में आए और राक्षसों का सामना करने के लिए मुड़ गए। इंसानों के हमला करने पर राक्षस अभी भी सुध-बुध खोए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने इंसानों को अपने हथियार घुमाते देखा तो वे जल्दी ही होश में आ गए। सभी राक्षस तुरंत रास्ते से हट गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो समय पर नहीं हट सके। इसलिए इन राक्षसों के पास इंसानों के हथियारों को रोकने के लिए अपने हथियारों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें लगा कि वे मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि सिसिलिया ने ओगरे को उसके हथियार के साथ आधा काट दिया था, लेकिन उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं था। ये इंसान उस महिला के बराबर भी मजबूत नहीं थे, इसलिए वे उनके हथियारों पर खरोंच तक नहीं डाल सके। ये देखकर राक्षस एक बार फिर जोश से भर गए। वे जानते थे कि जब तक वे सिसिलिया से लड़ने से बचेंगे और इन इंसानों से मुक्त हो सकेंगे, वे भागने में सफल रहेंगे। जैसे ही उन्होंने आशा का मार्ग, जीवन का मार्ग देखा, राक्षसों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। इंसान राक्षसों से कमजोर थे, इसलिए उन्हें इन राक्षसों से लड़ने के लिए समूह बनाना पड़ा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये राक्षस अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे क्योंकि अन्यथा वे मर जाते, इसलिए वे सामान्य से अधिक ताकत के साथ लड़ रहे थे। ये कहावत कि एक घिरे हुए जानवर से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता, इस स्थिति पर बहुत अच्छी तरह लागू होती थी। इसलिए यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो इंसानों को राक्षसों द्वारा धीरे धीरे पीछे धकेल दिया जाता। वह भी तब, यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया होता। सिसिलिया ने फिर से लड़ाई में कूदने से पहले अपनी सांस लेने के लिए बस एक पल का समय लिया। वह जिस गति से आगे बढ़ी, उससे एक भी राक्षस उससे बच नहीं सका। फिर उसके पास जो ताकत थी, उससे वह उन सभी को एक ही प्रहार में काटने में सफल रही। जिस तरह से उसने इस युद्ध के मैदान को तहस-नहस किया, वह खुद एक राक्षस की तरह लग रही थी। लेकिन उसने खुद को लड़ाई में खोने नहीं दिया और अपनी ताकत के बजाय अपने दिमाग से लड़ाई लड़ी। वह बिना किसी योजना के युद्ध में नहीं कूदी, इसके बजाय उसने तभी हमला किया जब उसके अधीनस्थ उस राक्षस से हारने वाले थे जिससे वे लड़ रहे थे। उसने तभी कदम उठाया जब उसे किसी को बचाने की आवश्यकता थी। इस तरह वे युद्ध के मैदान को साफ करने में सफल रहे और वे इसे बिना किसी हताहत के करने में सफल रहे।
राक्षसों को खत्म करने के बाद वे तुरंत वहां से चले गए क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके द्वारा किए गए शोर से और अधिक राक्षस वहां आकर्षित होंगे। एक बार घिर जाने के बाद वे खत्म हो जाते। जब सिसिलिया और उसकी टीम अपने गुरिल्ला मिशन से विजयी होकर लौटी तो कस्बे के लोगों ने उनका जयकारों के साथ स्वागत किया। भले ही काफी देर हो चुकी थी, बेर्नेस रोज ने गेट के पास सड़क पर कस्बे के लोगों को इकट्ठा किया था और वे सिसिलिया के समूह का स्वागत कर रहे थे। कस्बे के लोग राक्षसों की लहर से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उन लोगों का उत्साह बढ़ाया जो उनकी रक्षा के लिए गए थे। हालांकि उन्हें राक्षसों की लहर के बारे में बताना एक जोखिम था, लेकिन बेर्नेस रोज जानती थीं कि इसे उनसे हमेशा के लिए छिपाना असंभव है। इसलिए इसे छिपाने के बजाय उन्होंने कस्बे के लोगों को बताया और अपनी प्रतिष्ठा के साथ वह उनका समर्थन हासिल करने में सफल रहीं। ऐसी स्थिति में लोगों का समर्थन मिलना उम्मीद से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। जिन लोगों की वे रक्षा कर रहे थे उन्हें अपने लिए जयकार करते देख गार्डों और शूरवीरों का मनोबल बढ़ गया। साथ ही गार्डों और शूरवीरों के परिवारों को भी बाहर लाया गया था। उन्हें अपने उन प्रियजनों को गले लगाने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई जो खतरनाक लड़ाई से लौटे थे और वे सभी अपने आसपास परिवार की गर्माहट महसूस कर सकते थे। उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं और वे राक्षसों की लहर से लड़ने के दृढ़ संकल्प से भर गए। यही वह परिणाम था जो बेर्नेस रोज चाहती थी जब उन्होंने सभी को राक्षसों की लहर के बारे में बताया था। वह जानती थी कि केवल गार्डों और शूरवीरों की शक्ति के साथ इस आपदा से पार पाना असंभव है। वह जानती थी कि यदि वे बिना किसी को बताए लड़ते तो अंततः वे राक्षसों की लहर द्वारा खत्म कर दिए जाते। इसके बजाय उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उचित समर्थन की आवश्यकता थी। लोगों को बताकर वे राक्षसों की लहर के अस्तित्व को छिपाए बिना खुलेआम आपूर्ति सप्लाईज इकट्ठा करने में सक्षम थे। साथ ही वे पारिवारिक बंधनों के रूप में गार्डों और शूरवीरों को नैतिक समर्थन प्रदान करने में सक्षम थे। ये याद रखने से कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं और जिनके लिए वे लड़ रहे हैं उनके द्वारा समर्थित होने से वे सामान्य से कहीं अधिक ताकत दिखाने में सक्षम होंगे। राक्षसों की लहर के खतरे को लोगों के सामने उजागर करके बेर्नेस रोज ने ये जुआ खेला था और गार्डों तथा शूरवीरों की आंखों में दृढ़ संकल्प को देखकर लगता था कि यह जुआ सफल रहा। वे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। जहां तक सिसिलिया की बात है, जहां लोग उसके लिए जयकार कर रहे थे, वहीं उसके पुरुषों की तरह उसे गले लगाने के लिए कोई आगे नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन लोगों की तरह यहां उसका कोई परिवार नहीं था। उसका परिवार बेर्नेस रोज के पिता काउंट की भूमि पर था। यहां केवल एक ही व्यक्ति था जिसे उसका परिवार माना जा सकता था और वह उसका पति था। हालांकि बहुत पीछे जाने पर वह उसका स्वागत करने के लिए कभी बाहर नहीं आया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह डेमन ऑर्डर हवेली की घटना में हताहतों में शामिल था। जब सिसिलिया ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। इसका मुख्य कारण यह था कि शुरू से ही यह सुविधा की शादी थी, प्यार की नहीं। जहां तक बेर्नेस रोज के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की बात है, वह उसके कर्तव्य और धार्मिकता की प्रबल भावना के कारण था, लेकिन अंत में वह अपनी भावनाओं से हार गई थी। फिर भी ऐसा नहीं था कि उसे इसका पछतावा था। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वह वहीं गई जहां वह जाना चाहती थी। जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो दो हाथ उसके चारों ओर आ गए और उसे गले लगा लिया। सिसिलिया हैरान रह गई, लेकिन यह देखकर कि यह बेर्नेस रोज हैं, वह शांत हो गई और खुद को उस आलिंगन में समाने दिया। बेर्नेस रोज ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं पहले तो चुपचाप बगल में खड़ा था, लेकिन फिर मैं कोमल स्वर में जोड़ने से खुद को नहीं रोक सका, घर वापसी पर स्वागत है। ये सुनकर सिसिलिया की आंखें नम होने से नहीं रुक सकीं और उसका दिल एक गर्म एहसास से भर गया। भले ही वह बेर्नेस रोज के साथ उसकी निकटता के कारण उससे चिढ़ती थी, फिर भी जब उसने ये कहा तो वह भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। उनके द्वारा किए गए हर काम के बाद उसके लिए कुछ भी महसूस न करना असंभव था। काफी देर तक सन्नाटा रहने के बाद सिसिलिया ने कहा, मैं वापस आ गई हूं। ये सुनकर बेर्नेस रोज ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। मैं भी उसके हाथ को धीरे से थपथपाने के लिए आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। खुद को शांत करने में कुछ समय लेने के बाद हम सोफे पर बैठ गए जहां सिसिलिया ने हमें जो कुछ भी हुआ उसका संक्षिप्त विवरण दिया। बेर्नेस रोज एक हैरान करने वाला भाव प्रकट करने से नहीं रोक सकी और बोली, तुम उन सभी राक्षसों को एक साथ मारने में कैसे सफल रहीं? सिसिलिया एक अजीब नज़र के साथ मेरी ओर मुड़ी और बोली, ऐसा लग रहा था जैसे मैं सामान्य से अधिक मजबूत थी। ये सुनकर मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सका। जो निप्पल कवर मैंने उसे दिए थे उनका वाकई यह प्रभाव था? नहीं, मैं जानता था कि उनका यह प्रभाव था क्योंकि मैंने सिस्टम में इन वस्तुओं का विवरण देखा था।
ये निप्पल कवर जादुई वस्तुएं, मैजिक आइटम्स थे जो ताकत, स्ट्रेंथ और चपलता, अजिलिटी दोनों को बढ़ाते थे। सिसिलिया जैसे योद्धा के लिए एकदम सही वस्तु। लेकिन ये सुनकर कि उनसे बफ प्राप्त करने के बाद उसने अपनी तलवार से ओग्रे को भी आधा काट दिया था, मैं चौंक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ताकत और चपलता दोनों में साधारण जोड़ 5 की वृद्धि इतना कुछ कर सकती है। अपनी लड़ाई की कहानी सुनाने के बाद सिसिलिया मेरी ओर देखते हुए एक अजीब भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकी। मैंने ये देखा और पूछे बिना नहीं रह सका, क्या कुछ गलत है? वह पहले तो हिचकिचाई, जैसे कि उसे पता न हो कि वह जो कहना चाहती है उसे कहना चाहिए या नहीं। लेकिन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने अंततः धीमी और अजीब आवाज में कहा, देखो, वास्तव में मुझे तुमसे एक छोटा सा उपकार, फेवर मांगना है। ये देखकर मैं खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका। ये पहली बार था जब मैंने सिसिलिया को मुझसे इस तरह बात करते देखा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे ये पसंद नहीं आया। वास्तव में जब वह इस तरह व्यवहार करती थी तो मुझे वह काफ़ी प्यारी लगती थी। ये देखकर कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिसिलिया थोड़ा घबराने लगी और बोली, देखो, बात ऐसी है। स्थिति की परिस्थितियों को समझाना कठिन है, लेकिन इसका सार यह है कि मैंने उसकी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए अचानक अपना हाथ उठाया। जिस तरह से वह उन भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, वह वास्तव में उसके स्वभाव के विपरीत था, और जब वह इस तरह व्यवहार करती थी तो मैं उसे और भी प्यारा पाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा, अगर तुम्हें कभी भी मुझसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम्हें बस मुझे बताना होगा। सिसिलिया हैरान रह गई और उसने तुरंत उन सभी शब्दों को निगल लिया जो उसका घबराया हुआ दिमाग उससे कहलवाना चाहता था। वह बस एक सुध-बुध खोई हुई स्थिति में मेरे चेहरे के गंभीर भाव को देखती रही, जिसके बाद उसके चेहरे पर लाली छा गई। फिर उसने खांसते हुए अपने मन में सोचा, इस छोटे से झींगे को कभी सुंदर कैसे माना जा सकता है। उसने उन सभी विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया और कहा, धन्यवाद। फिर उसने गंभीर दिखने वाले भाव के साथ कहा, जो वास्तव में उसकी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए सिर्फ एक मुखौटा था, क्या तुम निप्पल कवर उतारने में मेरी मदद कर सकते हो? ये पूछना बहुत ही शर्मनाक था। इसे पूछने के बाद उसका चेहरा फिर से लाल होने से नहीं रह सका, चाहे उसने गंभीर चेहरा बनाए रखने की कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। उसके ऐसा कहने के बाद केवल सन्नाटा छा गया। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं उसके सीने की ओर देखने और यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका, उसने अभी भी उन्हें पहन रखा है। यहाँ आने से पहले सिसिलिया ने अपना कवच उतार दिया था। चूंकि वह साधारण कपड़ों में थी, इसलिए मैंने मान लिया था कि उसने उन्हें पहले ही उतार दिया होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी कामुक होगी कि वह सिर्फ मेरे द्वारा उन्हें उतारने का इंतजार करेगी। सिसिलिया देख सकती थी कि मैं उसे किस तरह देख रहा हूँ और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए अपना सिर नीचे झुकाया और फिर अचानक ऊपर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बात बस यह है कि, ये कहते हुए उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। फिर एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, बात बस यह है कि मैं इन्हें उतार नहीं पा रही हूँ। उसकी आवाज़ एक बार फिर धीमी हो गई, लेकिन कम से कम वह कह पाई जो वह कहना चाहती थी। उसके ऐसा कहने के बाद मैं फिर से उसके सीने की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार उसने नज़रें नहीं हटाईं और मेरा सामना किया, जैसे कि उसने हिम्मत जुटाई हो। हालांकि उसका चेहरा अभी भी लाल था। मैंने मदद के लिए बैरनेस रोज की ओर देखा, लेकिन उन्होंने बस मुझे एक मुस्कुराते हुए भाव के साथ देखा। शुरू से अंत तक सिसिलिया के पहले अनुरोध पर आए उस हैरान करने वाले भाव के अलावा वह पूरे समय मुझे उसी मुस्कुराते हुए भाव के साथ देख रही थीं। ये लगभग ऐसा था जैसे वह ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूं कि मुझमें ऐसा करने का साहस होगा या नहीं। उनके इस तरह मुझे उकसाने से मैं थोड़ा चुनौती महसूस करने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सिसिलिया अचानक खड़ी हो गई और उसने अपनी शर्ट उतार दी। उसके ऐसा अचानक करने से उसका सीना अचानक मेरे सामने आ गया और फिर थोड़ा झूलते हुए नीचे गिरा। उन्हें इस तरह झूलते देखकर मैं उनकी लय पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। मैंने लगभग वह नहीं सुना जो उसने कहा था। वह वापस बैठ गई और पूछा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? लहजा थोड़ा आक्रामक था, लेकिन उसके नीचे विनती का एक संकेत भी था। साथ ही उसने उन मजबूत लेकिन विनती भरी आंखों से मेरी ओर देखा जो आंसुओं के कगार पर थीं। उसके इस तरह मुझे छेड़ने से मैं लगभग खुद को और नहीं रोक सका और उसे नीचे धकेलने ही वाला था। लेकिन मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, जब तक यह ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मैंने इसे यथासंभव गंभीर आवाज़ में कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ में खुशी की थोड़ी सी झलक को छिपाना मुश्किल था।
मैं खुद को रोक नहीं सका। इस स्थिति में खुश न होना कठिन था। कोई यह भी कह सकता है कि यह उस तरह की स्थिति थी जो केवल एक एच गेम में होती है। फिर से, ये दुनिया एक एच गेम पर आधारित थी, इसलिए ये समझ में आता था। सिसिलिया का चेहरा फिर से लाल हो गया, लेकिन इस बार इसका कारण अलग था। एक ठहराव के बाद उसने मेरी बात के जवाब में सिर हिलाया। मैं उसके सामने गया और फिर थोड़ा आगे झुका ताकि उसके स्तन ठीक मेरे चेहरे के सामने हों। फिर ठीक मेरे सामने मौजूद 2 निप्पल कवरों को देखते हुए मैं उन्हें पकड़ने के लिए धीरे से आगे बढ़ा। अपने हाथ से उन तक पहुंचने से पहले मैं ये सोचते हुए घूंट भरने से खुद को नहीं रोक सका, ये वास्तव में हो रहा है। लेकिन जब मैंने उन्हें उतारने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वे वास्तव में उसके स्तनों पर चिपके हुए थे। मैंने उन्हें हमेशा की तरह खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके स्तन और निप्पल कवर के बीच किसी तरह का खिंचाव सक्शन था जिसने मुझे उन्हें उतारने से रोक दिया। इसलिए मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं निप्पल कवर को उतारने के लिए उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया। मेरे पास अपनी उंगली को उसके नीचे धकेलने के लिए बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि मैं पकड़ बना सकूं। जब मेरी उंगली ने उसके स्तन को नीचे दबाया तो सिसिलिया आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, आह, इतनी जोर से नहीं। अंत में मैं कठोर होकर एक उंगली नीचे खिसकाने और निप्पल कवर को खींचने में सफल रहा। हालांकि नीचे जो प्रकट हुआ उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे चेहरे के ठीक सामने एक बिल्कुल गुलाबी रंग की छोटी कली निप्पल खड़ी थी। हालांकि मैं देख सकता था कि वह पूरी तरह से पत्थर जैसी सख्त थी। जब सिसिलिया ने भी ये देखा तो वह अपने गालों को लाली से भरने से नहीं रोक सकी। उसका इरादा ऐसा होने का नहीं था, लेकिन जब मैं निप्पल कवर को पकड़ने की कोशिश में उसके स्तन के साथ कठोर व्यवहार कर रहा था तो वह अच्छा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। इस कारण उसका निप्पल सीधा खड़ा हो गया था और उतना ही सख्त था जितना कि वह अभी था। इसे अपने सामने पाकर मैं खुद को रोक नहीं सका और अपना सिर आगे बढ़ाया और अपना मुंह उस पर रख दिया। उसे पकड़ने के बाद मैं उसे चूसने लगा और अपनी जीभ से उसके साथ खेलने लगा। जब सिसिलिया ने यह महसूस किया तो वह अपने भीतर उठने वाली अजीब भावनाओं को नहीं रोक सकी। यह एक अच्छा एहसास था, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी बढ़ रहा था। ये लगभग मातृत्व की भावना जैसा था। जब मैं उसके निप्पल को चाट और चूस रहा था तो मेरा दूसरा हाथ उसके दूसरे स्तन पर आया और उसे 5 उंगलियों से पकड़ लिया। मैंने ठीक निप्पल कवर के ऊपर से पकड़ा ताकि मैं उसके पूरे स्तन को थाम सकूं, लेकिन वह मेरे एक हाथ में समाने के लिए बहुत बड़ा था। जैसे ही मेरे हाथ ने उसे पकड़ा, वह हाँफने से खुद को नहीं रोक सकी और उसका सिर पीछे की ओर झुक गया, जिसके बाद आनंद की आहें निकलने लगीं। स्तन पर मौजूद मेरा हाथ उसे सहलाता और दबाता रहा, लेकिन निप्पल को महसूस न कर पाना और उसे न चिढ़ा पाना वास्तव में कष्टप्रद था। इसलिए एक मजबूत पकड़ के साथ मैंने निप्पल कवर को पकड़ा और उसे सीधे उससे अलग कर दिया। अचानक छूटने से पहले उस मजबूत खिंचाव को महसूस करते हुए सिसिलिया नहीं जानती थी कि कैसा महसूस किया जाए, लेकिन वह जानती थी कि यह अच्छा लग रहा था। फिर मेरा हाथ उसके स्तन के साथ खेलता रहा, उसे पकड़ना, निचोड़ना, निप्पल को सहलाना, उसे खींचना और उसे चिढ़ाने के लिए अन्य सभी प्रकार की चीजें करना जारी रखा। जितना अधिक मैं उसके स्तनों के साथ खेलता, उसकी सांसें उतनी ही उखड़ने लगतीं। जल्द ही वह इसे और सहन नहीं कर पाए और अचानक एक जोरदार चीख निकल गई और उसकी टांगें कांपने लगीं। जब वह शांत हुई तो मैंने अपना मुंह उसके स्तन से हटाया और अपनी कारीगरी की प्रशंसा करने के लिए एक कदम पीछे हट गया। वह सोफे पर लेटी हुई थी, उसका एक हाथ नीचे था और एक हाथ उसके चेहरे पर था। उसकी शर्ट पूरी तरह से ऊपर उठी हुई थी, एक स्तन मेरी लार से ढका हुआ था और दूसरा टटोलने के कारण हाथों के निशानों से ढका हुआ था। इस दृश्य ने तुरंत मेरे लिंग को गर्व से खड़ा कर दिया। मैंने उसे मुक्त करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और फिर उसके ऊपर खड़े होकर मैंने उसके स्तनों को फिर से पकड़ लिया। ये खूबसूरत नमूने थे और इनका उपयोग न करना एक बर्बादी होती। जब सिसिलिया ने मुझे फिर से अपने सीने को पकड़ते हुए महसूस किया तो वह थोड़ा ऊपर देखने और कहने से खुद को नहीं रोक सकी, रुको रुको, मैं अभी भी संवे। इससे पहले कि वह कह पाती जो वह कहना चाहती थी, उसने महसूस किया कि अचानक उसके सीने के बीच कुछ धकेला जा रहा है। उसके सीने की घाटी में धकेली जा रही यह चीज़ जलती हुई गर्म थी, इतनी गर्म कि उसकी गर्मी सीधे उसकी त्वचा से होकर उसके दिल और उसके दिमाग तक पहुंच गई। वह जल्दी ही उस गर्मी की चपेट में आ गई और वह फिर से हाँफने लगी क्योंकि उसका निचला हिस्सा टपकने लगा था। मैंने उसके दोनों स्तनों को बगल से पकड़ा और उन्हें अपने लिंग के विरुद्ध एक साथ सिकोड़ दिया। इससे जो दबाव आया वह अद्भुत था और उनके मेरे लिंग से रगड़ने का एहसास अवर्णनीय था। आनंद का यह एहसास वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले कभी महसूस किया था, खासकर इसलिए क्योंकि उसका सीना एक सामान्य महिला की तुलना में बहुत बड़ा था।
वह इतना बड़ा था कि अगर मेरा लिंग सामान्य आकार का होता तो वह इन स्तनों से पूरी तरह ढक जाता। उनके इतने बड़े होने के कारण उसकी नोक भी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन यह अलग था क्योंकि मेरा लिंग भी बहुत बड़ा था। जैसे जैसे मैं धक्का देता रहा, मेरा लिंग भी बड़ा और बड़ा होता गया, जिससे उसकी नोक उसके स्तनों के ऊपर से झांकने लगी। वे ऊपर और ऊपर जाते रहे जब तक कि वे उसकी ठुड्डी के निचले हिस्से से टकराने नहीं लगे, जिससे वह अपनी सुध बुध से जाग गई। सिसिलिया ने लिंग की उस नोक की ओर देखा जो उसे चुभ रही थी और वह एक अजीब भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकी। इस लिंग से एक गंध आ रही थी जो उसे टकरा रही थी और सीधे उसके दिमाग तक जा रही थी। पहली बार इस गंध को सूंघने पर उसे जैसी घृणा महसूस होनी चाहिए थी, उसके बजाय इस बार वह इस गंध से आकर्षित महसूस किए बिना नहीं रह सकी और उसने अपनी जीभ मेरे लिंग की नोक की ओर निकाल दी। वह उसे चाटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से वह उसकी पहुंच से ठीक बाहर आगे पीछे हो रहा था, उसकी जीभ का उसे छूना असंभव हो गया। मैं ये देख सकता था, लेकिन मैं उसे इसके साथ चिढ़ाता रहा, उसे उसकी पहुंच से बाहर आगे पीछे खींचता रहा ताकि वह उसे अपनी जीभ से न छू सके। अंत में मैंने फैसला किया कि मैं उसे इनाम दूंगा, इसलिए मैंने एक बड़े धक्के के साथ आगे कदम बढ़ाया। लिंग सीधे उसके मुंह तक गया और मैंने कहा, इसे चूसो। सिसिलिया की जीभ ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह मेरे लिंग की नोक के चारों ओर घूम गई। इसके बाद उसने अपना सिर जबरदस्ती उस पर झुका दिया। जैसे ही उसके होठों ने मेरे लिंग को घेरा, ऐसा लगा जैसे किसी वैक्यूम में खींच लिया गया हो। वह अपनी पूरी ताकत से चूस रही थी, जैसे कि वह इसे जितना संभव हो उतना अंदर खींचना चाहती हो। जिस तरह से वह मुझे चूस रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे लिंग से वीर्य की हर एक बूंद निकाल लेना चाहती हो। इसके साथ ही उसके अद्भुत स्तनों के दबाव ने मुझे किनारे से आगे धकेल दिया और मैं खुद को रोक नहीं पाया और अचानक मेरा डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही मेरा डिस्चार्ज हुआ, मैंने सिसिलिया के सिर को उसकी हैरानी के लिए पकड़ा और अपना पूरा भार उसके गले में उतार दिया। पहले तो सदमे में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन फिर उसने अपने गले में मेरा वीर्य उतारे जाने पर एक परमानंद का भाव प्रकट किया। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह बेहतरीन व्यंजनों का आनंद ले रही हो और उसने अपने मुंह में छोड़े गए सारे वीर्य को निगल लिया। उसी समय मेरे डिस्चार्ज होने के दौरान भी वह मेरे लिंग को चूसती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर आने वाले वीर्य की एक भी बूंद नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर एक बार जब सब कुछ बाहर निकल गया तो उसकी जीभ मेरे पूरे लिंग पर घूमने लगी। उसने उसके हर उस हिस्से को चाटा जहां तक वह पहुंच सकती थी, जैसे कि उसे वीर्य की एक भी बूंद छूट जाने का डर हो। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसने आखिरकार मेरे लिंग को अपने मुंह से बाहर निकाला। उसने सुध बुध खोई आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, यह पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से वह केवल सेक्स के बारे में सोच रही थी, उसे देखकर मैं फिर से उत्तेजित होने से खुद को नहीं रोक सका। अपने स्तनों के बीच लिंग को सख्त होते महसूस करते हुए सिसिलिया ने नीचे देखा और ऐसा लगा जैसे वह मेरे लिंग को फिर से चूसना शुरू करना चाहती हो। लेकिन इसके बजाय मैंने उसे उठाया और बिस्तर पर ले जाते हुए कहा, हम अभी खत्म करने के करीब भी नहीं हैं। ये सुनकर सिसिलिया ने एक उत्साहित मुस्कान बिखेरी। अगर आपको राघव और बैरोनेस रोज की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस कहानी का अगला भाग सबसे पहले देखने के लिए एएस नॉवल बॉय 1.0 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगला मोड़ क्या होगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहें।